आज की तारीख में एक ही मुल्क है जिसके पास दोनों तरफों का एक्सेस है, वॉशिंगटन का भी और तेहरान का भी, वो है पाकिस्तान। ईरान की टॉप लीडरशिप को पता है कि उनका खात्मा ही एक सोल्यूशन है अमेरिका के लिए। सऊदी अरब चाहे पाकिस्तान की फोर्सेस को ले आए या कहीं और किसी और मुल्क की फोर्स को ले आए, पर अंजाम अंत में यही होगा जो होगा नुकसान। जाहिर सी बात है कि फिर ईरान इस्लामाबाद पे भी मिसाइलें दागेगा। इजराइल की मिलिट्री ने उनके हेडक्वार्टर्स पे भी हमला किया, और सीरिया ने मतलब ना ही उन्होंने हमास का साथ दिया, ना सीरिया ने हिजबुल्ला का साथ दिया, क्योंकि हिजबुल्ला और आईआरजीसी का काफी इंटरफेरेंस था सीरियन सिविल वॉर के दौरान। नमस्कार, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं रणक्षेत्र। मेरे साथ इस बातचीत को करने के लिए मेजर समरपाल सिंह तूर सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जय हिंद सर। एंड सर, मेरा पहला सवाल यही है कि आसिम मुनीर तेहरान जाता है, तेहरान में वो मीटिंग करता है मोहम्मद रेज़ाई के साथ, लेकिन उससे पहले एक मीडिया रिपोर्ट आ रही है सर कि उससे पहले एक फोन कॉल होती है, और वो फोन कॉल होती है सर डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच में, और कहा जा रहा है कि ये फोन कॉल भी ट्रंप ने ही इनिशिएट किया था। ये फोन कॉल का मतलब क्या है सर, और ये ट्रंप इनिशिएट क्यों कर रहा है सर ये कॉल? देखिए, आज की तारीख में एक ही मुल्क है जिसके पास दोनों तरफों का एक्सेस है, वॉशिंगटन का भी और तेहरान का भी, वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने बायलैटरल डायलॉग के लिए पुश किया था, तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा वाकिफ है कि बात कहां पे अटक रही है, कहां पे क्या रुख ले रही है बात, और ईरान के मन में क्या चल रहा है। इसके अलावा हम ये भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि देखिए, जो भी पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व्स नहीं है, वो डे टू डे ऑयल मंगाता है और उसके मुताबिक वो पूरा मुल्क चलता है। तो अब इन्होंने अपना जो स्मगलिंग रूट है, जहां से तेल आता है, वहां इन्होंने अपनी स्मगलिंग ट्रेड बढ़ा दी है। और ये आसिम मुनीर बेसिकली एक चाल से दो पहलू कर रहा है कि एक तो वो ईरान को कन्विंस कर रहा है कि वो युद्ध की स्थिति ना बना के रखें और अमेरिका से वार्तालाप और बात करनी शुरू करें, वरना सऊदी अरब, अमेरिका, इजराइल ये सब युद्ध पे जाएंगे दोबारा। तो ऐसी परिस्थिति ना बने, इसलिए एक तो आसिम मुनीर को भेजा गया है कि आप मतलब तेहरान की टॉप लीडरशिप को समझाएं। दूसरा, देखिए, मनी मन में ईरान की टॉप लीडरशिप को पता है कि उनका खात्मा ही एक सोल्यूशन है अमेरिका के लिए, और वो उनको फ्री पास नहीं देंगे ईरान की टॉप लीडरशिप को। इनको कहीं पे भी पॉलिटिकल असाइलम के लिए नहीं जाने देंगे। हां, परंतु ये चीन और रूस में जाके पॉलिटिकल असाइलम ले सकते हैं, पर इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इन्हें कहीं और जाने देगा, क्योंकि अमेरिका की रूस और चीन पे नहीं चलती है। तो एक तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति यह है कि यदि युद्ध पे जाना पड़ा तो पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि एक तरफ से सऊदी अरब ने पाकिस्तान की आधी टांग तो घसीट लिए युद्ध में हूतियों के खिलाफ यमन में। तो जो यमन का बॉर्डर है सऊदी अरब के साथ, वहां पे जो डिप्लॉयमेंट है 25th मैकेनाइज्ड डिवीजन पाकिस्तान मिलिट्री की, तो ये जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन है, इस पे अभी हाल ही में एक हफ्ता पहले ड्रोन से अटैक हुआ था, जिसमें जॉइंट पेट्रोलिंग चल रही थी सऊदी अरब मिलिट्री और पाकिस्तान मिलिट्री की, और जिसमें कि M1A2 एब्राहम टैंक को भी नष्ट नाबूद कर दिया गया। इसको डॉक्यूमेंट किया गया है, और इसको प्रोमिनेंटली एक प्रोपेगेंडा के तौर पे यमन चला रहा है, बताने के लिए कि सऊदी अरब चाहे पाकिस्तान की फोर्सेस को ले आए
या जी कहीं और किसी और मुल्क की फोर्स को ले आए, पर अंजाम अंत में यही होगा जो होगा नुकसान। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की है यमन ने। तो देखें, पाकिस्तान नहीं चाहता कि कल की तारीख में यदि अमेरिका जाता है युद्ध पे, तो जायज सी बात है कि पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल होगा। और जी जब पाकिस्तान अपनी धरती को मुहैया करवाएगा अमेरिका को, और जी अमेरिका मतलब इनकी इनके 2-3 एयर बेसिस पे मौजूदगी है आज की तारीख में अमेरिकन जी फोर्सेस। जी जी ठीक जी है, तो जायज सी बात है कि फिर ईरान इस्लामाबाद पे भी मिसाइलें दागेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फिर तेहरान वार नहीं करेगा इस्लामाबाद पे। तो चीजों को मतलब शांतिपूर्ण सॉल्व किया जाए, टेबल पे बैठ के बात की जाए, वो आसिम मुनीर ही कन्विंस कर सकता है। और इस चीज को लेके भरोसा भी अब सिर्फ अमेरिका आसिम मुनीर पे कर रहा है, और इसके अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है अमेरिका के पास, क्योंकि तो अमेरिका सर को ज्यादातर खाड़ी मुल्कों में जहां इनके मिलिट्री बेस थे उनको उन्होंने बर्बाद कर ही दिया है। सर आप जो ये कह रहे हैं कि इस समय अमेरिका केवल आसिम मुनीर पे भरोसा कर रहा है, तो सर मेरा एक सवाल है, दुनिया भर की जो डिप्लोमेटिक टॉक्स होती है, स्पेशली ऐसी रग्ड डिप्लोमेटिक टॉक्स की बात कर दूं, अगर चाहे मैं वो तालिबान के साथ डील की बात हो, चाहे हमास के साथ डील की बात हो, तो वो कतर बहुत ज्यादा उसमें से बीच बचाव करता था, कतर बीच में वो हमेशा रहता था, दोहा एक सेंटर पॉइंट रहा है। इस बार दोहा क्यों नहीं बन रहा है सर, अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो? दोहा बेसिकली ईरान चाहता ही नहीं कि दोहा इसमें इन्वॉल्व रहे, क्योंकि देखिए बहरीन पे भी मिसाइलें गिरी हैं, ठीक है, मतलब कतर पे भी नुकसान हुआ है। तो जितने भी खाड़ी देश के मुल्क हैं जिन्होंने अमेरिकी फोर्सेस को पनाह देके रखी है, वो सब टारगेट पे हैं। इसलिए कतर अब इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। वो अगर एक्टिवली इन्वॉल्व हो गया और बाद में चीजें वर्कआउट नहीं की, तो जायज सी बात है कि कतर पे और भी ज्यादा हमले होंगे, और कतर इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने आप को बचा सके। बल्कि सर, कोई भी ये खाड़ी देश का मुल्क अब उस जी स्थिति में नहीं है कि अमेरिका पे पूरा भरोसा कर सके कि वो उसकी सुरक्षा करेगा, क्योंकि हम सब ने विजुअल्स देख लिए हैं कि अमेरिका काफी हद तक नाकाम रहा है ईरान के ड्रोन्स को रोकने से, और रूस भी जिस स्तर पे फेल हो रहा है यूक्रेन के ड्रोन्स को रोकने से। तो जायज सी बात है कि जो ड्रोन वॉरफेयर है उसका दबदबा अब ज्यादा है, उनको रोका नहीं जा पा रहा है, खासकर स्वॉर्म ड्रोन्स। तो अगर आप 100 ड्रोन भेज रहे तो 100 में से 20 तो अपने निशाने पे लगेंगे, और बाकी के शायद 70 वैसे ही रास्ते में बर्बाद हो जाएं, पर 30 से 20 ड्रोन पुख्ता अपने टारगेट पे पहुंच के उसे बर्बाद कर रहे हैं। तो सर जो पाकिस्तान कोलैटरल डैमेज है, और इससे अब भागा नहीं जा सकता। आप ये सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो नया वेपन सिस्टम है ड्रोन्स का, इसने पूरी युद्ध की परिभाषा और स्थिति बदल दी है। सर हम एक बार फिर से ये जो युद्ध की स्थिति है उसके अलावा एक बार फिर से अगर डिप्लोमेसी वाली सिचुएशन को देखते हैं जो पाकिस्तान कर रहा है, इज इट पॉसिबल फॉर पाकिस्तान कि वो तेहरान और वॉशिंगटन दोनों के साथ जो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है वो बना के रख पाएगा? देखिए फिलहाल तो यस बना पा रहा है, तभी उसे चुना गया है कि वो जाके बात करे। तो ये चीज तो बिल्कुल है, पर सबसे ज्यादा बड़ी वल्नरेबिलिटी ये है यदि ईरान सवाल करने लगा कि पाकिस्तान क्यों अमेरिका के लिए मतलब नेगोशिएट कर रहा है, ये सब मेरा सवाल था। हाँ, कि अमेरिका अपने दम पे क्यों ना अप्रोच करे, पाकिस्तान के कंधे से क्यों मतलब ये वार्तालाप करना चाहता है ना। तो वो तेहरान पूछेगा पक्का पाकिस्तान से कि क्या आप वाकई ही ईरान की तरफ हैं या अमेरिका की तरफ हैं। वो स्पष्ट शब्दों में पूछेगा पाकिस्तान से कि आर यू विद अस, इफ नॉट देन यू आर अगेंस्ट अस। तो पाकिस्तान एक बहुत ही
पेचीदा क्रेडिबिलिटी ट्रैप में फंसा हुआ है। और एक अगर मतलब पूरा ईरान की डिप्लोमेटिक डायस्पोरा पे डिपेंड करता है। अगर तो वो चाहते हैं कि सब कुछ एकदम से बंद हो जाए, तो वो पाकिस्तान पे साफ साफ इल्जाम लगाएगा कि भाई आप अमेरिका की आप तरफदारी कर रहे हैं, आप उनकी तरफ से ज्यादा बोल रहे हैं और हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे अब। तो ये पाकिस्तान बहुत ही एक पेचीदा स्थिति में है, जहां पे कि उसको एक पक्के तौर पे उसका ईरान जाना बंद भी हो सकता है अचानक से। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक सुसाइड का सिचुएशन है? बिल्कुल, इट इज अ बहुत ही मैं बोल रहा हूं ना, बहुत ही पेचीदा मामला है। ये इतनी नॉर्मल नेगोशिएशन नहीं है। ऊपर से आप ईरान वो मुल्क से बात करना चाहते हैं जिसने पहली 60% एनरिच्ड यूरेनियम बना चुका है। 460 केजी एनरिच्ड यूरेनियम वेपन ग्रेड का आपको पता ही नहीं है कि कहां है। ऊपर से क्या पता यही यूरेनियम को ये अपनी मिसाइलों में लैस कर रहे हो, उसमें लोड कर रहे हो, ताकि ये किस्म से डर्टी बॉम्ब्स बना सके। तो जरूरी नहीं है कि परमाणु बम हो, पर डर्टी बॉम्ब वो बम होते हैं जिसमें यूरेनियम कंटेंट होता है, और जिस इलाके में इसे दागा जाता है तो उस इलाके में जो भी नुकसान होता है तो वो इतना रेडियो एक्टिव हो जाता है कि वहां पे कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो सकती है। आप उसे ऑक्यूपाई नहीं कर सकते उस जमीन को, वो बंजर हो जाती है। वहां का जो पानी होगा अगर वो पी लिया तो आप बीमार हो सकते हो, आपकी मौत हो सकती है। ठीक है, उस एरिया से गुजर के जाओगे तो आप रेडिएशन के शिकार हो सकते हैं, तो आपके शरीर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके डीएनए में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये डर्टी बॉम्ब्स हैं जिनका न्यूक्लियर इफेक्ट नहीं होगा, पर न्यूक्लियर इफेक्ट जो रेडिएशन से जो हानिकारक हानि पहुंचेगी शरीर को, वो प्रॉपर्टीज बिल्कुल मौजूद होती हैं डर्टी बॉम्ब में। तो गारंटी नहीं है कि ईरान इन्हें नहीं इस्तेमाल करेगा। सर आपने जो सर ये बात बताई अभी इससे पहले जब आप बता रहे थे कि किस तरीके से ईरान तेहरान ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर यू विद अस और अगेंस्ट अस, यू हैव टू मेक इट क्लियर सर। जो ट्रंप का फोन कॉल वाला है सर, ट्रंप इनिशिएटेड दैट कॉल सर, ऐसा कहा जा रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता सर कि मुनीर को ट्रंप ने सीधा बोला हो कि तुम जाओ और बातचीत करो, एंड देन मुनीर वेंट टू तेहरान, और फिर ये तेहरान को पता चले, फिर उसका ज्यादा ब्लो बैक हो, जो आपने डिप्लोमेटिक सुसाइड की बात की थी हमने सर? नहीं, तो मैंने पहले प्रेशर में यही बोला था कि ट्रंप के बोलने पे ही आसिम मुनीर गया है सर, वरना आज की स्थिति ऐसी है कि ईरान पाकिस्तान से ओपनली बात नहीं कर रहा है। वो तो पाकिस्तान पहल कर रहा है तो वो एंटरटेन कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि कब तक एंटरटेन करेंगे। एक समय ऐसा भी आएगा कि जब पाकिस्तान बोलेगा कि हम वार्तालाप करना चाहते हैं, तो ईरान साफ इस्लामाबाद को मना कर देगा कि आप मत आइए। तो ये जितनी भी बार जा रहे हैं ईरान, उतनी ही गुंजाइश या तो कम होती जा रही है, क्योंकि अगर बात को वार्तालाप को होना था तो वो शुरू में भी हो सकती थी, पर अंत में ईरान की टॉप लीडरशिप को पता है कि उसका खात्मा ही अमेरिका का मकसद है। इजराइल मौके ढूंढ रहा है इनके लीडर्स को बैक ट्रैक करके इनके लीडर्स को कैसे मारना है, तो वो इनकी स्ट्रैटेजी समझ रहा है। इसलिए वो आसिम मुनीर को ज्यादा देर तक नहीं एंटरटेन होने देंगे, और कोई गारंटी भी नहीं कि आसिम मुनीर जिस एयरक्राफ्ट से जा रहा है वो उसमें क्या पता वो एयरक्राफ्ट से ही कुछ जासूसी वाला इक्विपमेंट या फिर है ना एरियल मॉनिटरिंग है ना फोटोग्राफी या फिर कोई सैटेलाइट रिलेटेड इंफॉर्मेशन और डेटा रिले कर रहा हो। तो ईरान ने भी एयर स्पेस को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है कि बाकी ज्यादा एक्टिविटी इन दी एयर ना ही हो तो सेफ रहेगा। सर आगे बढ़ते हैं, और जो बात आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सर्गियो गोर का भी ये कहना था कि
जब प्रधानमंत्री मोदी की और ट्रंप की मुलाकात होनी थी G7 की मीटिंग के दौरान, तो उस टाइम इंडिया ने बोला था कि प्रेस से कोई क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। वॉज इट जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो ट्रंप जो बड़बोलापन करता है उसी का ये रीजन था सर कि भारत ने बोल दिया था कि नहीं ये सवाल नहीं लेंगे हम, या कुछ और रीजन था सर इसका? देखिए, रीजन ये था कि वहां पे एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी उभर के आ जाती सर। अगर, क्योंकि देखिए हमें ये मन में ये कि प्रेस ट्रंप की फैन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसे सवाल जवाब करते जिससे कि ट्रंप को नीचे दिखाया जाए या ट्रंप के खिलाफ वाला सिनेरियो क्रिएट हो, जो कि भारत उस स्थिति में नहीं आना चाहता था, डिफिकल्ट सिचुएशन में, बिकॉज अमेरिकन प्रेस और ट्रंप के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो इसका शिकार इंडिया नहीं होना चाहता था कि कम से कम अगर मीडिया कुछ नहीं बोल पा रही है ट्रंप के खिलाफ, तो जो भी गलत चीजें हुई हैं भारत के खिलाफ, टैरिफ को लेके या ट्रेड को लेके, या फिर जिस तरीके से टैरिफ बढ़ाया जा रहा है ना, सैंक्शंस जो लगाने की धमकियां आ रही हैं इंडिया को, तो इसका मीडिया फायदा उठा के एक बहुत ही अनकंफर्टेबल माहौल क्रिएट कर सकती थी G7 में, जो कि इंडिया नहीं चाहता था कि परिस्थिति काबू से बाहर हो डिप्लोमेटिकली। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि सब कुछ शांतिपूर्वक रहे डिप्लोमेटिकली एंड अदरवाइज वेन्यू में। तो इसलिए G7 समिट में हमने पहले ही बोल दिया था कि हम मीडिया से सवाल नहीं लेंगे। सर एक और चीज है, ट्रंप को ही लेकर है, यूएस को लेकर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो पहले हमने देखा कि जुलानी के ऊपर से जो बाउंटी थी वो हटा दी यूएस ने। अभी यूएस ने एक बड़ा उसका स्वागत किया गया, सर व्हाइट हाउस में मिलता है, उससे पहले उसे सऊदी में मिलता है, ये चीजें देखते हैं। अब एक खबर आती है सर कि सीरिया को जो टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्रीज की लिस्ट में डाला था यूएस ने, उससे सीरिया को हटा दिया है। जो जुलानी का ग्रुप था सर HTS, उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगे थे उससे उनको राहत दे दी गई है। ये क्या चल रहा है सर? इसका मैटर क्या है सर? क्या अचानक से आप जिसको टेररिस्ट कहते थे, जिसको टेरर स्पॉन्सर कंट्री कहते थे, जहां पे आईसिस मौजूद है, उसको करेंगे नहीं साहब ये अभी टेरर स्पॉन्सर कंट्री नहीं है? ये क्या है सर? ये सारी चीजें क्या चल रही हैं? देखिए, सीरिया पे इजराइल की मिलिट्री ने उनके हेडक्वार्टर्स पे भी हमला किया, और सीरिया में मतलब ना ही उन्होंने हमास का साथ दिया, ना सीरिया ने हिजबुल्ला का साथ दिया, क्योंकि हिजबुल्ला और IRGC का काफी इंटरफेरेंस था सीरियन सिविल वॉर के दौरान। इन्होंने बहुत ज्यादा फाइटर्स यहां से अदली बदली किए और ट्रेनिंग भी दिलाई, और इजराइल के खिलाफ भी तैयार किए दस्ते, फिर लेबनान भेजे। तो सीरिया को एक सिविल वॉर की वजह से एक ट्रेनिंग ग्राउंड बना के रखा था हिजबुल्ला को लैस करने के लिए और हमास को तैयार करने के लिए। तो IRGC का काफी इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो अब जब बशर अल असद निकला यहां से, तब अल शर्रार ने ये ऐलान किया कि ये जो बशर अल असद के जितने भी नुमाइंदे हैं और फौज है वो गैर कानूनी है, और फिर सिविल वॉर शुरू हुआ। और हयात तहरीर अल शाम, तो हयात तहरीर अल शाम एक आतंकी गुट बशर अल असद की तरफ से देखा जाता था, और ये सिविल वॉर के दौरान ये हयात तहरीर अल शाम पब्लिक की तरफ से लड़ाई लड़ रही थी। तो ये जो ग्रुप है, इसने बशर अल असद की फौज और इसके जितने भी माफिया थे, जो भी बशर अल असद के इशारे पे सीरिया की पब्लिक को मार रहे थे, उसके बरखिलाफ इसने आवाज उठाई, इसने हथियार उठाए। तो अल शर्रा ने बोला कि ये वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे सिविल वॉर के दौरान पब्लिक का साथ दिया है बशर अल असद की फौजों को खदेड़ने के लिए। तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप इस ग्रुप को आप एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप रद्द कर दीजिए। 45 दिन का एक नोटिफिकेशन पीरियड होता है, जो मार्को रूबियो ने अनाउंस किया था कि वो लिस्ट से हटा रहे हैं। तो 45 दिन होता है मॉनिटरिंग बॉडी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, UN वॉचडॉग, पीस कीपिंग जो
दस्ते होते हैं, सिविल स्टाफ होता है, वो सारा जाता है वहां पे, जी। यकीन करता है कि ये डिसआर्म्ड हो गई है, इसके पास कोई जी। हथियार तो नहीं है, और जी। अब ये किसी गलत एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं है ये ग्रुप। तो ये जी। सारी चीजें 45 दिन में श्योरिटी के बाद जी। ये जो है हयात तहरीर अल शाम ग्रुप को जी। इन्होंने HTS को निकाल दिया है टेररिस्ट जी। ऑर्गेनाइजेशन से। और जी। अब आने वाले समय में मुझे पूरा यकीन है कि सीरिया में खुशहाली बहाल होगी, रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस सीरिया का शुरू होगा। सीरिया ने किसी भी हालत में ना ही इजराइल पे वार किया है, ना ही वो लेबनान से कोई रिश्ता रखना चाहते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने बशर अल असाद की साइड लेके सीरिया की पब्लिक को बहुत मारा है। तो सीरियंस वैसे ही इसके पक्ष में नहीं थे हिजबुल्लाह के। तो जब भी हिजबुल्लाह की कैजुअलिटीज होती थी इजराइल की तरफ से, तो सीरिया में एक जश्न का माहौल होता था, और सीरिया ने ऐसी कोई हरकत नहीं की कि सीरिया के बॉर्डर पे इजराइल की फोर्सेस को मतलब हमला किया गया हो या उनको रोका गया हो कहीं पे भी किसी भी तौर पे। और बल्कि अब मोहम्मद अल शर्रा और तेल अवीव के बीच भी बात चल रही है, और मुझे लगता है कि इनका आपस में एक पीस ट्रीटी साइन हो जाएगी इजराइल और सीरिया के बीच पक्के तौर पे। और मैं कहूंगा कि सीरिया एक जॉर्डन मुल्क की तरह उभर के निकलेगा, और जैसे कि जॉर्डन की पीस ट्रीटी साइन हुई थी इजराइल के साथ, और जॉर्डन अमेरिका का भी अच्छा दोस्त है, और जॉर्डन में कोई रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप को शरण देना गैर कानूनी है, तो वो टेररिज्म को भी नहीं बढ़ावा देते। तो जॉर्डन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर है, सेफ है। तो मुझे लगता है सीरिया भी इसी ओर जा रहा है, और ये एक अच्छी ही खबर है सीरिया के आने वाले पीढ़ियों के लिए कि अब यहां पे तरक्की होगी। और जितना भी खून खराबा इन्होंने देखा है बशर अल असाद के नाम पे, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हो चुका था। पूरे सिविल शहर इनके खत्म हो चुके थे। तो मुझे लगता है कि अब रिकंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू होगा, और ये फायदेमंद ही रहेगा सभी के लिए। सो सर, आपने जो ये लास्ट पॉइंट की बात की कि पीस ट्रीटी साइन हो सकती है सीरिया और इजराइल के बीच में, सर इसके कुछ वो अंश देखने को मिले तो थे कि जब अहमद अल शरा ने बोला था एक इंटरव्यू में कि हम काम कर रहे हैं इजराइल के साथ एक डिफेंस डील साइन करने की। सर ये बहुत बड़ी चीज थी कि डिफेंस डील साइन करना चाहता है। बट सर क्या ये जो सारी चीजें हमने बातचीत की आज जितने पॉइंट्स पे, क्या मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन है, या वेस्ट एशिया जिसको इंडिया कहता है सर, वहां पर एक नया जियोपॉलिटिकल सिनेरियो खड़ा हो रहा है जहां पे कुछ और देश एक नई पावर के तौर पे इमर्ज होके आएंगे? पाकिस्तान की क्या सिचुएशन होगी सर इन तमाम चीजों पे? शॉर्ट आंसर सर इस पे चाहता हूं एक बार। देखिए, पहली चीज तो उत्तर सीरिया में तुर्की की फौज जबरदस्ती कब्जा कर रही है, और हमने अभी देखा था कि 4 दिन पहले इजराइल की एयरफोर्स ने एक हवाई पट्टी पे हमला किया है सीरिया के उत्तरी इलाके में, जहां पे कि टर्की की मिलिट्री सीरिया की मिलिट्री को भी नहीं आने दे रही है। उन्होंने जबरन कब्जा किया है, और उसकी नजदीकी इजराइल के पास काफी हो रही है बाई एयर। तो अगर हवाई हमला तुर्की करना चाहे तो वो कर सकता है। तो वो पूरा एयरबेस ही नष्ट कर दिया। इसलिए सीरिया चाहता है कि इजराइल की मदद से तुर्की की जितनी भी फौजें हैं उत्तर सीरिया में जो कब्जा किया इलाका, उसे इनको खदेड़ के बाहर निकाला जाए। इससे क्या होगा कि पहली चीज तो पहला मुद्दा है इस रीजन में कि सीरिया में ईरान का इन्फ्लुएंस कम हो। दूसरा, एक्सट्रीमिस्ट रिसर्जेंस, जो आतंकी गुट दोबारा उठने चाहें उनको लिमिट कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। फिर तीसरा है इजराइल की मदद से सीरिया को रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, उसे दोबारा बिल्ड किया जाए। ठीक है, और सीरिया को एक न्यू रीजनल ऑर्डर के अंदर शामिल किया जाए, जिसमें कि जैसे सऊदी अरब था हमेशा अमेरिका के साथ, तो वो जॉर्डन के साथ साथ सीरिया को भी जोड़ना चाहता है इजराइल के साथ। तो ज्यादा चांसेस है कि सीरिया
अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन कर लेगा, वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा, जिससे कि सीरिया का पूरा एक रुख 360 डिग्री बदलेगा, उसका फ्यूचर सिक्योर होगा, उसकी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग और पावरफुल बनेगी। और तुर्की जैसे मुल्क जो मुसलमान उलेमा पे राज करना चाहते हैं, इनको इनकी जगह पे रखना, दबा के रखना चाहेगा, और तुर्की को उसका इन्फ्लुएंस नहीं फैलाने देगा इस रीजन में। और अमेरिका भी इसके साथ है। हाँ जी सर, ये सारी चीजें सर, बट एक चीज और था मेरे दिमाग में, आपके इस पॉइंट पे है सर कि जो अहमद अल शरा को कहा जाता है कि वो टर्किश इंटेलिजेंस का चीज था, तो क्या अब वो अपनी उस आइडेंटिटी से अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहा है सर अहमद अल शरा? देखिए, इतने बड़े ओहदे पे आपकी नजरें, आपके ऊपर नजरें सभी एजेंसीज की होती हैं, और जब आप एक मुल्क को लीड कर रहे हैं तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती कि आप किसी और मुल्क के तरफदारी करें, जो खासकर वो मुल्क जो आप ही के मुल्क के ऊपर हमला कर रहा है। फिर तो मोहम्मद अल शर्रा को ही हटा दिया जाएगा रातों रात। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने ही मुल्क के साथ ऐसे गद्दारी करेगा, और ना ही कोई आज की तारीख में ऐसी स्थिति में है कि वो तुर्की की साइड ले, जबकि तुर्की तुला हुआ है कि जितना भी हिस्से पे कब्जा किया जा सके उत्तर सीरिया में वो किया जाए, क्योंकि सीरिया के पास आज की तारीख में इतनी ठोस फौज नहीं है, उसे समय लगेगा ऑर्गेनाइज होने में। तो जायज सी बात है कि ये जो आपने पर्सपेक्टिव डाला है ये रियलिस्टिक नहीं है। यदि होता तो अभी तक मोहम्मद अल शर्रा को हटा दिया जाता, क्योंकि अब सीरिया कोई चांस नहीं लेगा कि वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए किसी भी तरीके से। इट इज बाय ऑफ एंड फॉर द पीपल ऑफ सीरिया। सीरिया के जितने भी रेफ्यूजीज हैं उनको ये वापस बुलाएंगे, और यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज में जितने भी सीरियंस वहां पे शरणार्थी गए हैं उनको वापस भेजने की एक प्रतिक्रिया शुरू करना चाहते हैं। इसलिए सभी मुल्क चाहते हैं कि सीरिया को रिकंस्ट्रक्ट कर दें, ताकि जितने भी सीरियन पॉलिटिकल असाइलम सीकर्स हैं उनको वापस सीरिया भेजा जाए। थैंक यू सो मच सर फॉर क्लियरिंग माय डाउट्स पर्सनली सर, और इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए। जय हिंद सर। जय हिंद।